देखिए, अब आपका करप्शन एक्ट का चैप्टर 4 शुरू किया जाएगा। अध्याय 4। इस अधिनियम के अधीन मामलों का इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो रिश्वत लेने देने या रिश्वत का दुष्प्रेरण करने या रिश्वत का प्रयत्न करने या जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट हैं अर्थात आपराधिक औचार हैं, तो इन अपराधों का इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा। देखिए, आपका सीआरपीसी पहले देखना है। इन्वेस्टिगेशन को चूंकि भ्रष्टाचार अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, अतः इसकी परिभाषा हम उठाएंगे आपका ये सीआरपीसी से। इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा या अन्वेषण की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2 आपका एच में दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि सीआरपीसी के तहत जो अन्वेषण किया जाएगा किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा या मजिस्ट्रेट से भिन्न ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे मजिस्ट्रेट अथराइज करे, प्राधिकृत करे। जहाँ तक कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात है, संज्ञेय अपराध की बात है, पुलिस स्वतः अन्वेषण कर सकती है, मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता नहीं है। जबकि जहाँ तक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात है सीआरपीसी में, असंज्ञेय अपराध की बात है, पुलिस स्वतः अन्वेषण नहीं करती। अन्वेषण तभी कर सकती है जब मजिस्ट्रेट द्वारा इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया जाए। सीआरपीसी के तहत जो इन्वेस्टिगेशन हो सकता है वह आप उसे आईओ कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं, और वह थाने का भार साधक अधिकारी कर सकता है, एसएचओ कर सकता है, या यानी कि इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये सीआरपीसी में बताया गया। अब ये आपको भी देखना है कि क्या करप्शन एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सक्षम है। तो भ्रष्टाचार के अन्वेषण के लिए, भ्रष्टाचार के मामलों के अन्वेषण के लिए थोड़ा इससे उच्च अधिकारियों को अथराइज किया गया है। तो अन्वेषण कैसे किया जाएगा, ये भी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया का उल्लेख करिए और उन प्राधिकारियों का उल्लेख करिए जो इस अधिनियम के तहत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सशक्त हैं, सक्षम हैं। तो देखिए, आप लिखेंगे धारा 17, अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, यानी कि कौन सा वह व्यक्ति है जो इन्वेस्टिगेशन रिश्वत के मामले में कर सकता है। देखिए क्या करके अब सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी, तो अभी हमने सीआरपीसी शॉर्टकट में बताई, सीआरपीसी में कुछ भी क्यों न लिखा गया हो, सीआरपीसी का नियम अप्लाई नहीं होगा, बल्कि रिश्वत के मामले में इस अधिनियम की धारा 17 अप्लाई होगी। क्या कहा गया है, निम्नलिखित की पंक्ति से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी, अर्थात निम्नलिखित से रैंक का नीचे का कोई पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। यानी कि जो प्राधिकारी दिए जाएंगे या तो वह इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस कानून के तहत या उसके ऊपर के, लेकिन नीचे के अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करने में सक्षम नहीं है। तो कौन कौन अधिकारी हैं, देखिए, ए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में
पुलिस निरीक्षक यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर। यानी कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में आपका पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि आपका निरीक्षक जो है वह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सक्षम है, ये याद करके जाइएगा। बी बता रहा है मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद के महानगरीय क्षेत्रों में और सीआरपीसी की धारा 8 के उपधारा 1 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी अन्य क्षेत्र में सहायक पुलिस आयुक्त, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर। देखिए सीआरपीसी की धारा यहाँ 8 भी थोड़ा कोरिलेट करना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। सीआरपीसी की धारा 2 से हमें उठाना पड़ेगा, कोरिलेट करके अगर लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। सीआरपीसी की धारा 2 में मेट्रोपॉलिटन एरिया या महानगर क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। महानगर क्षेत्र वह होगा जिसे सीआरपीसी के सेक्शन 8 के तहत महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है, घोषित माना गया है या घोषित किया गया है। माना गया है मतलब कि सीआरपीसी 4 ऐसे शहर हैं जिसे महानगर क्षेत्र मानती हैं। ये मान चुकी हैं कौन कौन? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद। अन्य शहरों के लिए राज्य सरकार महानगर क्षेत्र घोषित करती है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि उस एरिया की जो आबादी हो वह 10 लाख से अधिक हो। यानी कि 2 शर्तें पूरी हो, आबादी कितने से अधिक हो? 10 लाख से, प्लस राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया हो, घोषणा की गई हो। तो ऐसी दशा में अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो समस्या अब ये उत्पन्न होती है कि इन्वेस्टिगेशन मने कौन कर सकता है? तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर यानी कि सहायक पुलिस आयुक्त या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी, मैंने कि आयुक्त ही आपका कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इनके नीचे के लोगों को पावर नहीं है। अगला देखिए सी, अन्यत्र। अन्यत्र मतलब कि न तो दिल्ली है और न मेट्रोपॉलिटन एरिया है। यानी कि दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन एरिया के सिवाय अन्य स्थानों पर इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सक्षम है? तो डीवाईएसपी यानी कि पुलिस उप अधीक्षक। देखिए बैरक, अन्यत्र उप पुलिस अधीक्षक या समतुल्य रैंक का पुलिस अधिकारी यानी कि कुल मिलाकर डीवाईएसपी या डीवाईएसपी के इक्वल रैंक का पुलिस अधिकारी या इसके ऊपर के पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अन्वेषण यथा स्थिति महानगर मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अथवा उसके लिए कोई गिरफ्तारी वारंट के बिना नहीं करेगा, ये आपका बताया गया। परंतु यदि कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, आपका साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा ऑथराइज किया जाता है, तो वह भी ऐसे अपराध का अन्वेषण यथा स्थिति महानगर मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अथवा उसके लिए गिरफ्तारी
वारंट के बिना कर सकेगा। फिर दिया है परंतु यह और की धारा 13 की उपधारा 1 के खंड ख में निर्दिष्ट किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं किया जाएगा जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो। आपका ये बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है। इसके बाद आ जाए 17A, लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या किए गए विनिश्चय के संबंध में अपराधों की जांच या पूछताछ या इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा लिखते रहना हर एक धारा अगर इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है। देखिए इसमें क्या कहा गया है क्लास 1 में, कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित के पूर्वानुमोदन के बिना किसी ऐसे अपराध से कोई जांच या पूछताछ या अन्वेषण नहीं करेगा जिसे इस अधिनियम के अधीन लोक सेवक द्वारा अभिकथित रूप से कारित किया गया है, जहां ऐसा अभिकथन अपराध लोक सेवक द्वारा या उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या किए गए विनिश्चय से संबंधित है। यानी कि अगर लोक सेवक ने कोई विनिश्चय किया है, सिफारिश किया है, तो भ्रष्टाचार का मामला उसमें उजागर हुआ है, तो किसके पूर्व अनुमति से ही उस अपराध का अन्वेषण होगा, ये इसमें बताया गया है। तो देखिए किसके पूर्व अनुमति से होगा, ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो संघ के सशस्त्र बलों में नियोजित था। तो किस सरकार के पूर्वानुमोदन से जांच होगी, भारत सरकार। ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो किसी राज्य से संबंधित है, तो किसके पूर्वानुमोदन से, राज्य सरकार के। यानी कि शुद्ध रूप से ये धारा भ्रष्टाचारियों को बचाती है और राज्य के कृपा पर क्या करती है, निर्भर। इसीलिए आज तक भ्रष्टाचार का नाश नहीं हो पाया। आगे देखिए, किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी जो है उसके पूर्वानुमोदन के बिना इसका अन्वेषण नहीं किया जा सकेगा। 3 बातें याद रखना, केंद्र सरकार का बल है तो किसके पूर्वानुमोदन से, केंद्रीय सरकार। राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार। और अन्य की दशा में आपका कौन सा व्यक्ति उस व्यक्ति को पद से हटा सकता है, वह व्यक्ति अनुमोदन देगा। परंतु ऐसा कोई अनुमोदन किसी व्यक्ति को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए असम्यक लाभ प्रतिगृहित करने या प्रतिगृहित करने का प्रयत्न करने के आरोप पर घटना स्थल पर ही गिरफ्तार करने संबंधी मामले में आवश्यक नहीं होगा, परंतु यह और कि संबद्ध प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपने विनिश्चय की सूचना 3 मास की अवधि के भीतर देगा, जिसे लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उस प्राधिकारी द्वारा 1 मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप इसे बनाया गया है परंतु को, और यहाँ केस डाल दीजिएगा, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह एवं अन्य, इसी को यहाँ ऐड किया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज मनमोहन सिंह एवं अन्य का मामला है। इस मामले में ये कहा गया कि जब सरकार से अनुमति के लिए आवेदन मांगा जाए तो सरकार सामान्यतः कितने माह में अनुमति दे दे, 3 मास में, और तत्पश्चात आपका 1 मास और बढ़ाया जा सकता अवधि को
यानी कि ये यूपी एपीओ में भी प्री में आ चुका है कि अधिकतम कितने माह के अंदर दे देना होगा अनुमति या इनकार करना होगा। 4 माह, याद कर लीजिएगा। अधिकतम कितना? 4 माह। किस केस में आया? केस का नाम याद रखिए आपका सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज मनमोहन सिंह एवं अन्य का मामला। इसके बाद सेक्शन 18 बैंककारी बहियों के निरीक्षण की शक्ति, यानी कि आपका बैंककारी बहियों की निरीक्षण की शक्ति, यानी कि बैंक के रिकॉर्ड चेक किए जा सकते हैं। लेकिन अब बस एक लाइन लिखना है कि आखिर कौन पुलिस अधिकारी बैंक के रिकॉर्डों को चेक कर सकता है, अकाउंट को। तो वहीं लिखना है ऐसा पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के या उसके ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस निमित्त आपका प्राधिकृत न किया गया हो। यानी कि 2 लाइन आप दिखाइएगा। सामान्यतः बैंक की जो बहियां हैं, अकाउंट हैं, लेखा जोखा है, उसका निरीक्षण करने का अधिकार किसको है? पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी को। लेकिन एसपी या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी इस कार्य के लिए अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को भी क्या कर सकते हैं? अथराइज कर सकते हैं। ये आपका मुख्य रूप से सेक्शन आपका किस में आ गया? आपका 18 में। अब अगला आता है अध्याय 4A, संपत्ति की कुर्की और समपहरण। तो आपका 18A है संपत्ति की कुर्की और समपहरण, छोड़ देंगे। अब अध्याय 5 से क्वेश्चन बन सकता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आइए अध्याय 5, अभियोजन के लिए मंजूरी, यानी कि अभियोजन के लिए मंजूरी आपका ये अध्याय 5 में दिया गया है और इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। अध्याय 5 को आपका कह सकते हैं कि अब 1-2 क्वेश्चन और बचा है भ्रष्टाचार अधिनियम में, मेंस के लिए ज़्यादा नहीं बचा है। देखिए आपका इसको पढ़ने से पहले आपको सीआरपीसी की धारा 197 पढ़नी होगी। इसके बाद थोड़ा बहुत लोकपाल और लोकायुक्त का जो मामला है वह भी देखना पड़ेगा। देखिए आपका पहले भूमिका देखिए, सीआरपीसी का सेक्शन 197 आपका इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू यह है कि यह आपका जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनको निर्भीक होकर, निडर होकर कार्य करने के लिए प्रश्रय देता है। जबकि दूसरा नकारात्मक पहलू ये है कि भ्रष्टाचारियों को यह सेक्शन बचाता भी है। भ्रष्टाचारियों को कैसे बचाता है कि जो कोई रिश्वत इत्यादि या भ्रष्टाचार का अपराध किया है, लोक सेवक हैं, तो तब तक न्यायालय उस अपराध का सीआरपीसी के सेक्शन 190 के तहत तब तक न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि सरकार द्वारा संज्ञान के लिए परमिशन न दे दी जाए। इसी कारण से भ्रष्टाचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। सीआरपीसी की धारा 197
जब 2013 ईस्वी में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम बनाया गया तो उसमें कुछ मामलों में ये कहा गया कि बिना सरकार की अनुमति के ही लोकपाल और लोकायुक्त ऐसे मामलों में जांच कर सकते हैं। माने कुछ आपका मामला शिथिल किया गया है, लेकिन आज भी उतना आपका उदार नहीं बनाया गया है। आज भी भ्रष्टाचारियों को दंड देने के मामले में विधि आपका ऐसी है जो भ्रष्टाचारियों को ही बचाती हैं। इसीलिए वर्तमान में भी करप्शन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। तो आखिर कब अनुमति की आवश्यकता होगी, कौन अनुमति देगा, तभी काग्निजेंस लिया जाएगा अभियोजन के लिए, मुकदमा चलाने के लिए। आइए एक एक बातें देखते हैं। देखिए आपका सेक्शन अब 19 अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना। देखिए कोई न्यायालय सेक्शन 7, 11, 13 और 15 के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध का काग्निजेंस यानी कि कौन सी धारा के तहत 190 संज्ञान जिसकी बाबत यह अभिकथित है कि वह पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया गया है, निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा। लेकिन बीच में एक और शब्द जोड़ा गया है, आपका कह सकते हैं 2014 में, और वह जोड़ा गया है आपका देख सकते 2014 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में यथा अन्यथा उपबंधित के इसका मतलब ये हुआ कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में जिन कुछ ऐसे मामले दिए गए हैं जहां कि अगर लोक सेवक ने करप्शन का ऑफेंस किया है तो सरकार उसके कार्रवाई जांच के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अलावा आज भी न्यायालय करप्शन के मामलों में तभी संज्ञान करेगा जब किसके द्वारा पूर्व मंजूरी मिल गई हो संज्ञान की, सरकार द्वारा। यही भ्रष्टाचार 197 के समान ही है। ये धारा सीआरपीसी की कौन सी धारा के 197। देखिए आपका खंड ए क्या कहता है। अब कौन मंजूरी देगा और कितने दिनों में देगा, तो ये आपका बताया भी गया। तो कौन मंजूरी देगा, तो अगर केंद्रीय सरकार से संबंधित अधिकारी हैं या सशस्त्र बल हैं तो कौन मंजूरी देगा, केंद्र सरकार। राज्य सरकार का कर्मचारी हैं यानी कि राज्य सरकार से रिलेटेड हैं, लोक सेवक हैं, तो कौन मंजूरी देगा, आपका राज्य सरकार। और अन्य किसी दशा में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या सक्षम प्राधिकारी। तो याद कर लीजिए, केंद्र सरकार का लोक सेवक है या सशस्त्र बल का सदस्य है तो कौन देगा भाई, आपका केंद्रीय सरकार। राज्य सरकार की दशा में राज्य सरकार, या अगर अन्य की दशा में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देगी। इसको अच्छे से तैयार रखना है। यही बात सीआरपीसी में भी। आगे देखें, परंतु किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषण अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए ऐसी सरकार या ऐसे प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के लिए यथास्थिति समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी को कोई अनुरोध तब तक नहीं किया जाएगा
जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे अभिकथित अपराधों के बारे में जिसके लिए लोक सेवक को अभियोजित किए जाने की इप्सा या इच्छा की गई है, किसी सक्षम न्यायालय में कोई परिवाद फाइल न किया हो। और सेकंड, न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 203 के अधीन परिवाद खारिज न कर दिया हो और परिवादी को लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के लिए आगे कार्यवाही करने के लिए मंजूरी अभिप्राप्त करने का निर्देश न दे दिया हो। तत्पश्चात परंतु का आपका 4 प्रोविजो है जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषण अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारी से भिन्न व्यक्ति से अनुरोध प्राप्त होने की दशा में समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी या संबद्ध लोक सेवक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना किसी लोक सेवक को अभियोजित करने के लिए मंजूरी नहीं देगा। यानी कि आडि अल्ट्रम पर्टम का क्या किया जाएगा? पालन। यानी कि कुछ दशाओं में लोक सेवक को क्या किया जाएगा? सुना जाएगा। दूसरा परंतु ये कहता है कि परंतु समुचित सरकार या कोई सक्षम प्राधिकारी इस उपधारा के अधीन किसी लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी या अपेक्षा करने वाले प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात उसकी प्राप्ति की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर उस प्रस्ताव पर अपना निश्चय देने का प्रयास करेगा। अभी केस लिखवाया गया था, कौन सा केस था? सुब्रमण्यम स्वामी अभी लिखवाया गया। परंतु यह कि उस दशा में जहां अभियोजन हेतु मंजूरी प्रदान करने के प्रयोजन के लिए यानी कि कुल मिलाकर 1 मास का और अधिक समय क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। तो हर हाल में या तो मंजूरी दी जाए या इनकार कर दिया जाए। तो हर हाल में कितने माह के अंदर? 4। किस केस में आपका आया? सुब्रमण्यम स्वामी। 3 माह सामान्य, 1 मास और। अंतिम परंतु यह बताता है, परंतु यह भी कि केंद्रीय सरकार किसी लोक सेवक के अभियोजन हेतु मंजूरी देने के प्रयोजन के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत विहित कर सकते हैं जो आवश्यक हो। यानी कि दिशा निर्देश दे सकते हैं कि कब मंजूरी दिया जाए और कब न दिया जाए। यानी कि काफी ये सेक्शन भी महत्वपूर्ण है, आ सकता है आपका। इसके बाद स्पष्टीकरण है। फिर आपका क्लास 2 देख लीजिएगा, क्लास 3 देख लेना है, 4 देख लेना है आपका। लेकिन क्लास जो भी महत्वपूर्ण था इसको जरूर आप देखेंगे। इसके बाद आपका देखिए तो एक लेक्चर और आपका भ्रष्टाचार में चलेगा, क्योंकि अभियुक्त का सक्षम साक्षी होना ये भी पूछ सकता है। इसको कोरिलेट करके पढ़िएगा। आपका सीआरपीसी की धारा 315 से ऐड कर लेना है। कौन सी धारा? तो अभी हम आपका जो सेक्शन आपका 19 पढ़ाया गया, इसमें कुछ बातें बची हैं जो अगले लेक्चर में हम बताएंगे, क्योंकि इसको पूरा पढ़ाना पड़ेगा। यानी कि 2 या 3 क्वेश्चन और आपका भ्रष्टाचार एक्ट से बचा है, जो कल तक आपका समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।